नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश विशेष समसामयिकी में आज हम लोग जून महीने का करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं, जो कि आने वाली परीक्षा विशेषकर समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जितना भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता है और राज्य विशेष का करंट अफेयर्स आजकल प्रमुखता से पूछा जा रहा है, तो बहुत अच्छे से हम इसमें कवर करेंगे। जो भी ज़रूरी फैक्ट हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी फैक्ट्स को हम जो है यहाँ पर अच्छे से करेंगे। और काफ़ी सारी जानकारियों के बीच जो फैक्ट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं लगातार इंडिकेट करता चलूँगा, जिससे आप जो है उसको जो है चाहे तो नोट कर लें या उसको तैयार कर लें, क्योंकि सीधे तौर पे वो फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2026-27 को टारगेट करते हुए हम अपना फाउंडेशन कोर्स, जिसका नाम हमने दिया है अभ्युदय बैच, और इसकी जो हमारी परिकल्पना है वो ये है कि हम इस बैच को, इस पाठ्यक्रम को इस तरह से संचालित करेंगे, क्योंकि अभी देखिए 2027 और 26 में किसी प्रकार के भी आरओ आने के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई जो है सामान्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन पद खाली हैं, आप लोग भी जानते हैं, और सरकारी वेबसाइट पर भी इसका विवरण उपलब्ध है कि अच्छे खासे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद खाली हो चुके हैं। तो वैकेंसी तो निश्चित ही आनी है, इसलिए इसका अभी कोई प्रॉमिस नहीं है कि वैकेंसी जो है किस मंथ में आ जाएगी। लेकिन ये बैच उनके लिए है जिनका एक ही जो है सिंगल लक्ष्य है कि हम समीक्षा अधिकारी को क्रैक करेंगे आने वाली समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। तो उनके लिए सीधा सामने जो है संकल्प लिया है कि समीक्षा अधिकारी में चयन का संकल्प, नहीं कोई अन्य विकल्प। इसमें इस तरह से हम तैयारी करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, डेली टेस्ट के माध्यम से, मेंस की तैयारी पहले दिन से हम शुरू करेंगे। और आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप नौकरी वाले भी हैं, जो है जॉब वाले भी हैं, और 5 घंटे आप मिनिमम हमारे लिए निकाल सकते हैं, हमारे साथ तैयारी करने में आप समर्थ हैं, तो समीक्षा अधिकारी बनाने का हम जो है आपको पूरा संकल्प जो है आपका वो हम पूर्ण कराएंगे। ये हमारा भी संकल्प है। तो इस अभ्युदय बैच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 5 अगस्त से। इसके बारे में बहुत सी और डिटेल बातें हैं जो हम समीक्षा अधिकारी 2023 वाली परीक्षा यानी 27 जुलाई की परीक्षा के अगले दिन शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस बैच में प्रवेश लेना, तो ये जो है 2 नंबर हैं, इन पे आप जो है RO 2026 लिखकर या RO 2026 लिखकर मात्र भेज दीजिए, और आपको जो है सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। बस मैं अभी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की इंक्वायरी बहुत समय से पेंडिंग है, 6-6 महीने, 1-1 साल से पेंडिंग है कि अगला जो है फाउंडेशन कोर्स अगली परीक्षा के लिए कब शुरू होगा। जो लोग 2023 में किसी भी वजह से नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं, चाहे उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या उनकी योग्यता नहीं थी, जो भी वजह थी, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। हम बिल्कुल आपको जो है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, लेकिन हम आपको इतने पर्याप्त समय पहले से शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये बैच जो है पूरा एग्ज़ाम तक आपका साथ देगा, प्री मेंस सब कुछ इसमें हम कवर कराएंगे। और ये जो है आपकी समझ लीजिए आधारशिला, शून्य से शिखर तक जो है हम इस बैच में आपके लेके चलने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इस नंबर पर अपनी इंक्वायरी जो है लिखकर छोड़ दीजिए, और हम जल्दी ही आपको पूरे प्लान के साथ में किसी अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है बचपन डे केयर सेंटर। तो अभी सरकार ने हाल ही में घोषणा की है 2 जून को कि विशेष आवश्यकता वाले, जो स्पेशल अटेंशन वाले बच्चे होते हैं, जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, जैसे कि दिव्यांग बच्चे हैं या किसी अन्य जो है गंभीर बीमारी से, किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या से जो है ग्रसित बच्चे हैं, उनके लिए एक पहल शुरू की गई है। इसको नाम दिया गया है बचपन डे केयर सेंटर। तो बचपन डे केयर सेंटर जो है
इसमें 26 जिलों में अभी 26 और जिलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 25 जिलों में बचपन डे केयर संचालित हैं और जिसमें सभी मंडल और सभी मुख्यालय और 7 आकांक्षी जिले शामिल हैं। ठीक है, अब जब ये विस्तार हो रहा है, क्योंकि ये योजना पहले से ही चल रही थी, इसमें 51 जिले कुल कवर हो जाएंगे। और आप जानते हैं अब ये स्पेशल डे केयर सेंटर होंगे, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं जो विशेष अटेंशन चाहते हैं, जैसे कि दिव्यांग बच्चे हैं, किसी अन्य गंभीर बीमारी से, किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको पूरी प्रारंभिक देखभाल मिलेगी, पूरी शिक्षा उनको उपलब्ध की जाएगी, उनका पुनर्वास किया जाएगा। मान लीजिए वो अनाथ हैं या किसी ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर उनके माता पिता उनको पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, और उनको ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, विशेष शिक्षकों के माध्यम से और दिव्यांगजनों के कौशल विकास केंद्र जैसी योजनाएं भी इनके लिए शुरू की जाएंगी। तो ये एक अच्छी पहल है और अभी इनका विस्तार 51 जिलों में उत्तर प्रदेश के हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक नीति को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025। अभी इसको मंजूरी नहीं मिली एक्चुअल में, अभी इसका जो है मसौदा जो है 3 जून को, मतलब इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है। तो ये नीति क्या करती है, जो कृषि के अपशिष्ट हैं, जो एग्रीकल्चर में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नगर ठोस अपशिष्ट हैं और वन के जंगलों के अवशेष जैसे नवीकरणीय स्रोतों से जेट विमान के उत्पादन के ईंधन के उत्पादन को जो है जेट ईंधन के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। यानी यूँ कह सकते हैं आप कि जैविक कचरे से जेट ईंधन बनाने का इसमें कार्य किया जाएगा, जो कि अपने आप में एक नई पहल है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, यानी ग्रीन हाउसेज गैसेज का उत्पादन 80% तक कम करना है। आप जानते हैं जितना भी जैविक कचरा होता है, जब वो सड़ता है तो उससे मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में निकलती हैं और इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, खासकर जो है वायु प्रदूषण की बात करें तो इससे किसानों को भी नया बाज़ार मिलेगा। वो अपना ई वेस्ट जो है, जो जितना भी कचरा है कृषि से निकला हुआ, वो यहाँ पर बेच पाएंगे, अपशिष्टों को बेच पाएंगे, जैसे पराली इत्यादि जो है बेच पाएंगे। तो अब इस नीति के क्रियान्वयन के लिए यूपी में जो है इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो परियोजनाओं को मंजूरी देगी, वित्तीय सहायता देगी। और जैसे कि लगभग हर योजना 5 वर्ष के लिए शुरुआत में प्रभावी होती है, तो ये भी 5 वर्ष के लिए जो है प्रभावी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अग्निवीरों के बारे में आपने सुना ही होगा। तो जितने भी अग्निवीर हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरियों में कुछ विशेष छूट दी जा रही। 3 जून को जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है उसमें जो है राज्य पुलिस बल में, जैसे कि आरक्षी कांस्टेबल के लिए, पीएसी में, घुड़सवार पुलिस में और फायरमैन की जो सीधी भर्तियां होंगी, इसमें 20% इनको क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा और अधिकतम आयु सीमा में भी 3 वर्ष की इनको छूट प्रदान की जाएगी और ये छूट उनकी सेवा अवधि के जो है अनुसार लागू होगी। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, और इसमें बहुत सारी और सुविधाएं हैं। किसी अग्निवीर की अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए तक की जो है धनराशि दी जाएगी। दिव्यांग होने की दशा में भी सहायता की जाएगी और सम्मानजनक नागरिक सेवाओं में उनके जो रिटायर होने के बाद उनको नियोजित करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सब बहुत सारे जो है इसके और भी हैं पहलू, जो ज़रूरी नहीं कि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जून में। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इस बार ये समारोह जो है, जो उत्तर प्रदेश का है, वो बुलंदशहर में आयोजित किया गया। नमामि गंगे मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने प्रतिभाग किया। अब इस कार्यक्रम में जो है पारिस्थितिकी बहाली यानी इकोसिस्टम मेंटेनेंस, टिकाऊ प्रथाओं और नदी संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का विशेष जोर दिया गया। इस दौरान जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, गंगा प्रहरी व स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जैव विविधता संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी जैसी सुरक्षा की कई गतिविधियां यहाँ पर आयोजित हुई। और सबसे बड़ी बात है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम जरूर याद रखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करें।
ठीक है, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा या नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व में तितली की नई प्रजातियों को जो है खोजा गया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो है जो शोध टीम है उन्होंने सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में 110 से अधिक तितली की जो है नई प्रजातियों को दर्ज किया है। पहले यहाँ पर 45 तरह की प्रजातियाँ ज्ञात थी, अब इनमें इनके नाम भी दिए हैं, हालांकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि कॉमन मॉर्नन, टॉनी कोस्टर, गॉडी बैरन, ये कई सारी दुर्लभ किस्म की प्रजातियां हैं जो जल्दी ही जो है दिखाई नहीं देती हैं। तितलियां जहां पर भी अच्छी मात्रा में होती हैं, जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में या यूँ कह लें जिस भी जलवायु में, जिस भी पर्यावरण में, जिस भी स्थान पर, ये माना जाता है कि वो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही स्वस्थ जगह है, बहुत ही हेल्दी वहाँ का पर्यावरण माना जाता है। तो तितलियाँ जो है इस बात का संकेत करती हैं कि वहाँ जैव विविधता जो है पूरी तरह से संरक्षित है और अच्छी तरह से फल फूल रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में जानते ही हैं, उत्तर प्रदेश का जो है यह इकलौता जो है नेशनल पार्क है। यहाँ पर विशेषकर इस रिजर्व में बाघ, बारहसिंगा, हाथी, गैंडा, चीतल, तेंदुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन, इनका जो है संरक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, आप जानते हैं जुलाई जो महीना होता है ये वृक्षारोपण माह के रूप में जो है मनाया जाता है उत्तर प्रदेश सहित भारत के बहुत सारी जो है राज्यों में। तो पिछले वर्ष भी जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान का पहला चरण या पहला संस्करण आयोजित हुआ था। इस बार जो है इसको 2.0 यानी दूसरे संस्करण के रूप में लॉन्च किया गया है। इसमें सभी लोगों को संकल्प लेना होता है कि हम अपनी माँ के नाम पे, अपनी माँ की याद में, अपने माँ को जो है समर्पित करते हुए जो है एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। तो इस बहाने से क्या होगा कि हमारे जो है जो पर्यावरण में हरित कवर जो कम है उत्तर प्रदेश का, अभी तो 9.6 लगभग के जो है % के बराबर है टोटल जो है ग्रीन एरिया जो है, तो वो जो है क्योंकि आप जानते हैं कि 33% टोटल कवर होना चाहिए, ग्रीन कवर होना चाहिए किसी भी जो है जगह पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो। ये हमारी जो है जो राष्ट्रीय वन नीति है उसका लक्ष्य है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी हमको बहुत ऊपर जाना है 9.6 से जो है। तो एक पेड़ माँ के नाम पहल के दूसरे चरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को किया गया। और इस अभियान का मतलब आप समझ रहे हैं कि वृक्षारोपण है, हरियाली बढ़ाना है, पर्यावरण के प्रति संवेदना और साथ में जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय के अधिकारों में वृद्धि की गई है। ये जो है स्थानीय निकायों की जो है जो खर्च करने की सीमा है उसको जो है बढ़ा दिया गया है। अब स्थानीय निकाय क्या कर सकेंगे कि वो शहरी विकास विभाग से उनको पहले अनुमोदन नहीं लेना पड़ेगा, बिना पूर्व अनुमोदन के 10 करोड़ रुपए तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अब वो सीधे जो है खर्च करके निष्पादित कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, जो एक टेक्निकल समस्या होती थी कि जो है हर चीज़ में जो है आपको विभाग से या शासन से स्वीकृति लेनी पड़ती थी और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, वो चीज़ ख़त्म हो गई है। तो जितने भी जो है स्थानीय निकाय हैं उनको ये अधिकार जो है अब मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। मॉडल रॉकेटरी इंडिया छात्र प्रतियोगिता, ये बहुत ही चर्चित प्रतियोगिता रही है जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है आयोजित हुई। इसकी घोषणा की गई 17 जून 2025 को जो है इन स्पेस कैंसेट तथा मॉडल रॉकेटरी इंडिया छात्र प्रतियोगिता 24-25 की घोषणा की गई। ये प्रतियोगिता स्नातक छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने का अवसर देता है। इसमें छात्र स्वयं CANSAT
कैनसैट, जो कि एक मिनी सैटेलाइट है जिसे कोला कैन के आकार का बनाया जाता है और मॉडल रॉकेट के डिजाइन और निर्माण प्रक्षेपण की पूरी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वो एक्चुअली सीखते हैं कि एक रॉकेट, एक जो है सैटेलाइट कैसे बनता है और वो कैसे प्रक्षेपित होता है। भले ही वो एक जो है सोडा के केन के बराबर जो है बनाया जाता है, लेकिन वो पूरी प्रक्रिया उनको वहाँ पर दिखाई जाती है, जिससे जो है एरोस्पेस के क्षेत्र में उनका, बच्चों का, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका इंटरेस्ट बढ़े और विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा में जो है उनका जो है योगदान हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ का यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी शहर के लिए नामांकन हुआ है। तो लखनऊ आप जानते ही अपनी संस्कृति, परंपरा और विरासत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी आधिकारिक तौर पर जो है लखनऊ की समृद्ध खाद्य संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन और पाक कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। यूनेस्को जो है क्रिएटिविटी सिटीज़ नेटवर्क में शामिल होने से लखनऊ को अपने सांस्कृतिक पर्यटन और पर्यटन विकास का बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्थानीय कारीगरों और रसोइयों के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी। तो ये जो गैस्ट्रोनॉमी शहर हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिकली उन शहरों को कैटेगराइज किया जाता है यूनेस्को में जो है, जो अपने किसी न किसी खाद्य परंपरा के लिए, किसी व्यंजन, इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं लखनऊ का जो है खास महत्व है कई तरह के जो है भोजन और कई तरह के व्यंजनों के लिए, इसीलिए इसका जो है चयन किया गया है। अभी तक वर्तमान में हैदराबाद एकमात्र शहर था जो यूसीसीएन के तहत गैस्ट्रोनॉमी का शहर का दर्जा प्राप्त था। अब कुल 10 भारतीय शहर विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में यूसीसीएन का हिस्सा हो गए हैं। अब कौन किस क्षेत्र में, जैसे कोझिकोड है तो साहित्य के क्षेत्र में, ग्वालियर है संगीत के क्षेत्र में, जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए है, वाराणसी संगीत के क्षेत्र के लिए है, चेन्नई संगीत के लिए है, मुंबई फिल्म उद्योग के लिए, हैदराबाद पाक कला के लिए है और श्रीनगर शिल्प कला के लिए। अब इसमें जो है लखनऊ भी जुड़ गया है, जो लखनऊ है वो पाक कला के लिए यहाँ पर जुड़ गया है। आगे बढ़ते हैं। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की अभी बैठक का आयोजन किया गया और ये बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। यही आपसे जो है मुख्य रूप से पूछा जा सकता है। तो अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है इस बैठक की अध्यक्षता की गई। ये पहली बार है जब राजधानी के बाहर ये बैठक आयोजित हुई, यानी लखनऊ के बाहर। तो ये बैठक का आयोजन वाराणसी में किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि और बाकी अन्य जो है संबंधित अधिकारी शामिल हुए। बस एक चीज़ और यहाँ पर जो है फैक्चुअल तौर पे याद रखिएगा, मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट जो है हम फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वाइल्ड लाइफ आधुनिक बचाव केंद्रों की स्थापना की जा रही है। आप सुनते रहते होंगे जो है कि मनुष्य और वाइल्ड लाइफ के बीच में संघर्ष जो है जारी रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य जो है अतिक्रमण करना चाहता है वाइल्ड लाइफ की सीमा पर, और वाइल्ड लाइफ के जो है जो जीव जंतु हैं वो जो है बाहर की ओर, जो है जंगल से बाहर की ओर भी आ जाते हैं। तो ये संघर्ष देखने को मिलता है। तो मानव और जो है पशुओं के बीच संघर्ष रुक जाए, उसके लिए जो है ये आधुनिक बचाव केंद्रों की स्थापना की जा रही। और ये कितने हैं नंबर में? ये 4 आधुनिक बचाव केंद्र हैं। ये केंद्र जो है जैसे मेरठ के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत जो है तराई क्षेत्र के लिए, महाराजगंज जो अवध का रीजन है उसके लिए, और चित्रकूट में बुंदेलखंड में बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है कि 4 केंद्र कहाँ कर रहते हैं। अब ये चारों का स्थान भी बता दिया गया। जैसे मेरठ है तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनेगा, पीलीभीत है तो पीलीभीत जो पीलीभीत सेंचुरी है उसमें बनेगा, महाराजगंज है तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य में बनेगा, और चित्रकूट है यहाँ पर रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य या जो है टाइगर रिजर्व जो है वो भी बनेगा। ठीक है, तो इनका उद्देश्य मानव बस्तियों में भटक कर आने वाले जंगली जानवरों को सुरक्षित आश्रय, अगर वो चोटिल हो जाते हैं तो उनको उपचार उपलब्ध कराना और उनके पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इनका आशय है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है हम अपना टॉपिक देखते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC की स्थापना को अभी हाल ही में
मंजूरी दी गई है। और ये किसने मंजूरी दी है? ये केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है 25 जून को। लेकिन इसका उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? ये जो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र है ये बनेगा कहाँ पर? आगरा जिले में बनेगा, सिंगना में। और पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी जो है आगरा जिले के सिंगना नामक स्थान पर दे दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आलू और शकरकंद की उत्पादकता को बढ़ाना, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, मतलब आलू के लिए जो है सारा जो है प्रबंध यहाँ पर होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी जो है यहाँ पर होगा। और आलू की खेती चूँकि आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अच्छी उत्पादकता के साथ की जाती है, इसीलिए विशेषकर जो है ये बनाया जा रहा है। और 10 हेक्टेयर भूमि इसके लिए आवंटित की गई है और कुल लागत इसकी 171 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार 111 करोड़ रुपए देगी और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है ये 60 करोड़ रुपए भारत को देगा। आगे बढ़ते हैं। गाज़ियाबाद में जो है एक अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन हो चुका है जून में। और ये गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में है, भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा मिलकर किया गया। ये सेंटर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेल और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सहयोग से बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऊर्जा दक्षता के साथ पर्यावरण अनुकूल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदान करना। देखिए, जहाँ भी ग्रीन शब्द जुड़ जाए, यानी समझ लीजिए कि उसका जो है जो प्रेफरेंस है वो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी, चूँकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और आप जानते हैं जो डेटा सेंटर पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जो है बिजली की खपत और जो है ऊर्जा की खपत होती है, जिसके कारण जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर कुछ जो है विशेष तरह की सिस्टम्स बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैसे मॉड्यूलर पॉड्स, स्मार्ट कूलिंग सिस्टम, वर्षा जल संचयन, रिफ्लेक्टिव रूफिंग, तो इन सब का उपयोग किया जा रहा है। और ये जो है ऊर्जा की बचत करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा। इसकी जो कुल क्षमता है, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, वो 30 मेगावाट होगी, जो कि ठीक ठाक है और भविष्य की डिजिटल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी गई। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? एक ही स्थान पर एक जैसी सारी विनिर्माण सुविधाएं उपलब्ध करा दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर है, ये गौतम बुद्ध नगर के लिए 417 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूर किया गया है। ये क्लस्टर कहाँ बनेगा? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 10 में लगभग 200 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। मतलब अच्छे खासी जो है ये बड़ा होगा। और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित स्थानीय निर्माण है, नवाचार है, निवेश है, R&D है, ये सब जो है यहाँ पर इसमें जो है होगा। अब जब इतना जो है बड़ा प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर ज़रूर निवेश भी चाहिए। तो इस परियोजना में 2500 करोड़ रुपए का निवेश जो है आकर्षित होगा और 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये जो है रोजगार भी दिलाएगा। और ईडा के द्वारा जो है बताया गया है कि इसका निर्माण कार्य 1 जुलाई 2025 से शुरू होने की संभावना है और टोटल 3 वर्ष में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ई मार्केट प्लस, जो जेम पोर्टल जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है? सरकारी सामानों की खरीद, जैसे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो इसी पोर्टल से आर्डर लेते हैं। उनको चाहे एक पिन खरीदना हो ऑफिस के लिए या कोई जो है बड़ा AC खरीदना हो या उससे भी बड़ी कोई चीज़ खरीदनी होती हो, तो सारी जो खरीदारी होती है वो ई मार्केट प्लस पोर्टल पे होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सर्टिफाइड जो है एजेंसीज हैं, जितने भी सर्टिफाइड जो है व्यापारी हैं, उनका यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन होता है, उनके रेट फिक्स होते हैं, कोई टेंडर कोई कोटेशन नहीं करना होता है। यानी यूँ कह सकते हैं हम कि ये जो है बहुत हद तक एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल है जहाँ पर किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की जो है न्यूनतम संभावनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से इस पोर्टल पर खरीदारी के मामले में नंबर 1 पे बना हुआ है और फिर जो है इसको इस वित्तीय वर्ष में भी ये जो है जो गौरव है वो प्राप्त हुआ है।
जेम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश ने 24-25 के वित्तीय वर्ष में 65,227 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश को प्रशस्ति पत्र भी जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में एक संयुक्त अभ्यास अभी हाल ही में किया गया, जिसका नाम है टाइगर क्लॉ। तो ये कहाँ पर हुआ, किनके बीच हुआ, ये बात करते हैं। तो गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के बागपत में चांदी नगर में वायुसेना का एक स्टेशन है, और यहाँ पर भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना, ठीक है, यूएस की, इन्होंने उत्तर भारत में संयुक्त अभ्यास किया, जिसका नाम टाइगर क्लॉ रखा गया। तो इस तरह के मिलिट्री या जो है जो भी मतलब सैन्य अभ्यास होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और इसका समापन जो है गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, किनके किनके बीच हुआ ये पूछा जा सकता है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का एक जीवाश्म पार्क है जिसका नाम है सलखन। सलखन कहाँ पर है? सलखन है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। तो इसकी खोज तो की गई थी, वहाँ पर जो है पूरा सेंटर बना दिया गया था। अभी इसको जो है विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल कर लिया है। किसने? यूनेस्को ने। तो ये जो है एक अति संभावित प्रश्न के रूप में बन जाता है। जो सलखन जीवाश्म पार्क है, इसमें स्ट्रेटोमेटोलाइट्स को संरक्षित किया गया है, जो प्राचीन साइनोबैक्टीरिया को जो है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जो कि लाइफ का जो सबसे प्रिमिटिव पार्ट है वहाँ से जो है उसको माना जाता है। शुरुआत जो है वहाँ से हुई थी। क्यों? ये जो है ये फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम थे बैक्टीरिया, तो इनका जो है दुर्लभ जो है संरक्षण वहाँ पर चट्टानों में प्राप्त हुआ है, अवसादी संरचनाओं में प्राप्त हुआ है। और इतना पुराना जीवाश्म मिलने के कारण जो है एक जो धारणा थी कि जीवन लगभग 570 बिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, वो जो है फिर से कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहा है, क्योंकि ये जो जीवाश्म है इनकी आयु उससे भी काफ़ी पुरानी जो है आंकी गई है। यानी जो पृथ्वी पर बहुत दिनों से कई तरह की जो है साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि एक्चुअल में पृथ्वी पर जीवन पहली बार कब शुरू हुआ था। तो उसमें जो है ये एक महत्वपूर्ण खोज है, और इसकी अभी आयु निर्धारण वगैरह सारी डेटा भी आना बाकी हैं, लेकिन जो 570 मिलियन वर्ष था इससे ये काफ़ी पुराना है। तो ये थ्योरी जो फिलहाल जो है ब्रेक होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। एक और ग्रीन डेटा सेंटर की बात करते हैं जिसका उद्घाटन किया गया है, और ये जो है परियोजना कहाँ की है? गाज़ियाबाद। तो पहली चीज़ तो नाम जगह का जरूर याद रखिए कि कहाँ पर उद्घाटन हुआ है। अब ये जो है परियोजना है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको CEL कहते हैं, और ESDS के बीच एक संयुक्त पहल है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश प्रस्तावित है, और इसमें क्लाउड एकीकरण तथा आपदा पुनर्प्राप्ति के लिए 40 Gbps रिंग फाइबर नेटवर्क और दोहरे 10 Gbps कनेक्शन की सुविधा होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इसका टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से ये जान लीजिए कि गाज़ियाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। तो मित्रों, इस तरह से आज की इस क्लास में हमने जो जून महीने के करंट अफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उसको कवर करने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को
इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।